स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हर साल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5 से 6 नंबर के होते हैं। आइए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसीटोन का रासायनिक सूत्र एवं आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो एसीटोन का रासायनिक सूत्र है ये, यानी CH3, बीच में कीटोन समूह और दोनों तरफ मेथिल समूह, ये है एसीटोन। तो ये है एसीटोन और इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? पहले इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी 3 पे प्रोपेन, प्रोपेन, और 2 नंबर पे क्या है? ऑन ग्रुप। तो इसको प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं या फिर 2 प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं। प्रोपेनॉन हिंदी में लिखे तो प्रोपेनॉन, ये है इसका आईयूपीएसी नेम। आप टू प्रोपेनॉन या फिर प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई एथिल कीटोन का रासायनिक सूत्र लिखिए। डाई एथिल कीटोन कौन सा होता है? यानी कीटोन समूह है, उसके दोनों साइड में क्या है? डाई एथिल, एथिल लगे हुए हैं दोनों साइड में, CH2 CH3, और दूसरी साइड में भी CH2 CH3। ये हो गया डाई एथिल ईथर। इसका रासायनिक सूत्र है डाई एथिल कीटोन का, ये हो गया डाई एथिल कीटोन। अब इसका अगर आज से आईयूपीएसी नाम पूछ ले तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? वही नंबरिंग करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन, तो इसको हम 3 पेंटेनॉन लिख देंगे, पेंटेनॉन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH समूह आपस में जुड़े होते हैं, ये है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अगर इसका आपसे आईयूपीएसी नाम पूछ ले तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? पहले नंबरिंग 1 2, 2 कार्बन को लिखेंगे एथेन, एथेन डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड किसका अनुलग्न है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है। एथेन डाई ओइक एसिड इसका आईयूपीएसी नाम होगा। नेक्स्ट है, मेलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो मेलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले उसके संरचना सूत्र आना चाहिए। तो इसका संरचना सूत्र है COOH CH2 और फिर COOH। इसका संरचना सूत्र लिखने के बाद में इसका आईयूपीएसी नाम लिखना आसान है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे? प्रोपेन, प्रोपेन डाई, प्रोपेन डाई ओइक एसिड। प्रोपेन डाई ओइक एसिड क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम है। नेक्स्ट है सक्सेनिक अम्ल। सक्सेनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र भी लिखना है और आईयूपीएसी नाम भी लिखना है। पहले रासायनिक सूत्र, और सूत्र से हम उसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो पहले सूत्र लिखते हैं COOH CH2 CH2 और COOH। ये हो गया इसका सूत्र। इसका आईयूपीएसी नाम लिखने हैं तो पहले नंबरिंग 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या है? अनुलग्न है कार्बोक्सिलिक समूह का। ब्यूटेन डाई ओइक एसिड सक्सेनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम हो गया। अब आपको याद रखने में के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ इन एसिड को। इसकी ट्रिक क्या है? ओम्स गैप। ओम्स गैप से मतलब क्या है? ओ का मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, यानी COOH COOH, दोनों आपस में जुड़े हुए। मेलोनिक अम्ल यानी इन दोनों के बीच में एक कार्बन और आ जाए तो वो हो जाएगा मेलोनिक अम्ल, COOH और COOH, यहाँ पे CH2, यानी एक कार्बन आ गया। अगर 2 कार्बन आ जाए तो उसको बोलेंगे सक्सेनिक अम्ल, यानी COOH COOH, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, 2 कार्बन आ जाए उसको बोलेंगे सक्सेनिक अम्ल, और टोटल कार्बन होंगे इसमें
4, इसमें होंगे 3 और इसमें होंगे 2। नेक्स्ट है ग्लूटेरिक अम्ल, ओम्स गैप, G4 ग्लूटेरिक अम्ल, यानी बीच में 3 कार्बन आ जाए तो टोटल 5 कार्बन हो जाएंगे। COOH, COOH, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल 5 कार्बन, बीच में 3 कार्बन आ गए COOH दोनों समूह के बीच में। A4 एडिपिक एसिड, यानी बीच के अंदर 4 कार्बन आ जाएंगे और टोटल हो जाएंगे 6। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं टोटल। P4 पिमेलिक एसिड, यानी बीच के अंदर 5 कार्बन और टोटल 7 कार्बन की चेन। ये याद रखना है ओम्स गैप से। ओम्स गैप, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, एडिपिक अम्ल और पिमेलिक अम्ल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? इसका उत्तर देना है और ये काफ़ी बार पूछा गया है, 2020 में भी, 18 में भी और 17 में भी बार बार पूछा जाता है। तो क्यों होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संयुग्मी क्षार है कार्बोक्सिलेट आयन, संयुग्मी क्षार कौन सा है? कार्बोक्सिलेट आयन, 2 समान अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व प्राप्त करता है, यानी इसमें अनुनादी संरचना है वो समान बनती है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसमें जो ऋणावेश है वो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होता है, यानी दोनों जो अनुनादी संरचना है उसमें जो ऋणावेश है वो ऑक्सीजन पर ही रहेगा। लेकिन फिनोल के अंदर जो संयुग्मी क्षार है, जो फिनोक्साइड आयन होता है इसका, उसकी अनुनादी संरचनाएं असमान होती है। उसमें ऋणावेश कभी तो कार्बन पर और कभी ऑक्सीजन पर होता है। तो इस वजह से इसमें असमान होने के कारण क्या होता है, ये कम स्थायी है। तो फिनोक्साइड आयन कम स्थायी होने के कारण में ये फिनोल में रहना पसंद करता है। इसलिए फिनोक्साइड आयन की अनुनादी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थानित होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में यह ऋणावेश 1 ऑक्सीजन परमाणु और कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से विस्थानीगत होता है। फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं। अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलेट आयन है, जैसे HCOOH, ये H+ देने के बाद में क्या करेगा, HC ये आयन बनाएगा। तो इसकी दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं वो स्थायी होगी, किससे? फिनोक्साइड आयन से। फिनोक्साइड आयन यानी ये आ गया फिनोल। फिनोल में जब H निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये बच जाएगा फिनोक्साइड आयन। ये इसकी अनुनादी संरचनाएं कम स्थायी है, इसकी अनुनादी संरचनाएं ज्यादा स्थायी है। अगर ये ज्यादा स्थायी है तो ये ज्यादा बनेगा, यानी ज्यादा अम्लीय होगा। ये समझाया गया है ऊपर पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल होता है, ऐसा क्यों? पहले बनाते हैं एसिटिक अम्ल, CH3 COOH, और नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल HCOOH। और ये समझते हैं कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों है, फॉर्मिक अम्ल प्रबल अम्ल क्यों है, ऐसा क्यों? जैसे COOH, इसके ऊपर कोई ग्रुप जोड़ दिया, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी +R, या फिर +I ग्रुप हुआ, +R या फिर +I ग्रुप हुआ, तो ये क्या करेगा, इस समूह की COOH समूह की अम्लीयता कम कर देगा। ये याद रखें, ये अम्लीयता कम कर देगा। यदि ये J ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी जो इलेक्ट्रॉन को खींचता हो, यानी -R या फिर -I समूह हुआ, तो वो अम्लीयता COOH की अम्लीयता बढ़ा देगा। तो यहां पे ऊपर क्या दिख रहा है हमें, ऊपर इसमें इन दोनों में से इस समूह में CH3 समूह है वो इसका क्या प्रभाव रहेगा, +I प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये अम्लीयता को कम कर देता है, ऐसा इसमें कोई ग्रुप नहीं है। तो एसिडिक अम्ल की जो अम्लीयता है वो कम होती है और फॉर्मिक अम्ल की अम्लीयता ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय है,
ये देखना है। अब देखना है कि एसिटिक अम्ल है CH3COOH और एक है क्लोरो एसिटिक CH2COOH, यानी इसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। ये अधिक अम्लीय है क्लोरो एसिटिक अम्ल और ये कम अम्लीय है, ये बोल रहा है ऐसे, ये अम्लीयता का क्रम। तो ऐसा क्यों है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ग्रुप है वो क्या है, -I ग्रुप, और यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा है, +I ग्रुप। +I ग्रुप क्या कर देता है, अम्लीयता को कम करता है, -I ग्रुप इसकी अम्लीयता को बढ़ा देता है। तो यही रीजन है कि इसमें -I क्लोरो एसिटिक अम्ल के अंदर -I प्रभाव के कारण में अम्लीयता ज्यादा होगी, अम्लीयता अधिक, ये ध्यान रखना। और +I है वो अम्लीयता को कम कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है, ये एक सीरीज दी हुई है कि निम्नलिखित हैलो अम्लों की अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम वही सेम। इसमें सारे ग्रुप हैं FCl Br, यानी ये I ग्रुप है, -I प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो -I प्रभाव में हम देखेंगे, पहले डिस्टेंस की बात करेंगे तो सबकी दूरी समान है, और फिर नंबर एक एक नंबर है, और पावर की बात करेंगे, यानी शक्ति -I शक्ति किसकी ज़्यादा है। तो फ्लोरीन की -I प्रभाव ज़्यादा है, और ब्रोमीन और क्लोरीन का कम है, क्लोरीन का कम और ब्रोमीन का उससे भी कम। तो -I इसका ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, अम्लीय ज़्यादा हो गई। और इसमें -I प्रभाव कम है, तो ये अम्लीय कम होगा। तो अब आपको देना है इसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला जो 3 नंबर वाला है इसको पहले लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ये घटता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। फिर 2 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला है, ये ज़्यादा अम्लीय होगा, और सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा वो 1 नंबर वाला होगा। तो 1 नंबर वाला हैलो अम्ल है वो ज़्यादा अम्लीय होगा। ये हुआ हैलो अम्ल का कि उनकी अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हैलो अम्लों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सेम है, पर इसमें अब क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे -I प्रभाव ज़्यादा है, 3 गुना है, यहाँ पे सिर्फ 2 गुना है -I प्रभाव, यहाँ पे 1 गुना ही है -I। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, ये होगा, और सबसे कम 3 नंबर वाला। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में वहीं 3, 2 और 1, ये इनका क्रम हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। 1 वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम में फिर से व्यवस्थित करना है। पहला है बेंजोइक एसिड, पहले बना लेते हैं ताकि समझ सकें, COOH। दूसरा 4-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, वहीं बना लेते हैं, COOH, और 4 पे मेथॉक्सी CH3, ये सुनो इथर। नेक्स्ट है 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड, COOH, और नाइट्रो समूह NO2। अब देखना है कि इनका प्रभाव क्या है। ये है बेंजोइक, 4-मेथॉक्सी बेंजोइक और 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इनमें अम्लीयता का बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका प्रभाव कौन सा रहेगा, इसका रहेगा +R, इसका रहेगा -R। तो आपको देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो अम्लीयता को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप है वो अम्लीयता को कम करेंगे, और ये बीच में आएगा। तो हम इनको अगर नंबर दी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे जो कम अम्लीय है वो, तो ये अम्लीयता को घटाएगा। तो सबसे 2 नंबर वाला है सबसे कम अम्लीय है, फिर 1 नंबर वाला, और सबसे ज़्यादा होगा वो होगा 3 नंबर वाला, सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमानों वाले एल्डिहाइड से अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है, 2022 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक है वो समतुल्य आणविक द्रव्य वाले एल्डिहाइड और कीटोन से भी, यहाँ तक एल्कोहलों से भी उच्च होता है। ऐसा क्यों होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह गुणधर्म अणुओं के परस्पर अधिक व्यापक अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के सगुणन के कारण होता है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसके कारण इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। ये हाइड्रोजन बंध वास्तव अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते। वास्तव में अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वास्तव अवस्था एवं एप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन आबंधी द्वारा
द्वितीयक के रूप में उपस्थित रहते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। यह है इसका क्वथनांक अधिक होने का कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाओं के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, ऐसा क्यों? तो देखते हैं, जो समूह है कार्बोनिल समूह, ये कौन सी अभिक्रिया देता है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इस पर नाभिक स्नेही जब अटैक करेगा तो अटैक कहाँ करेगा? इस कार्बन के ऊपर। अटैक कार्बन के ऊपर होगा। तो कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो इसका जो कार्बन के ऊपर अटैक से जो इसके ऊपर दो कार्बोनिल समूह पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, आर और R1। आर और R1 अगर बड़े होंगे तो त्रिविम बाधा होगी और आसानी से अटैक नहीं होगा। यानी ये अभिक्रिया करने के लिए क्रियाशीलता उसकी अधिक होगी जिसके लिए R एंड R' है वो छोटे समूह हो। तो छोटे समूह तो उनकी क्रियाशीलता क्या होगी? अधिक होगी। अधिक होगी। अब यहीं लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं त्रिविम प्रभाव के कारण नाभिक रागी यौगिक अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर एक तो हाइड्रोजन समूह होता है और दूसरा एल्किल समूह होता है। जैसे यहाँ पे R1 की जगह क्या हो गया? हाइड्रोजन होगा, तो ये छोटा समूह है हाइड्रोजन। तो लेकिन कीटोन के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल समूह होगा, जिससे ये क्रियाशीलता उनकी कम हो जाती है। त्रिविम रूप में नाभिक रागी कार्बोनिल कार्बन पर पहुंचने के लिए कीटोन में उपस्थित दो सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापी समूह से एल्डिहाइड की अपेक्षा बाधा उत्पन्न करता है। यानी कीटोन में बाधा उत्पन्न होती है, एल्डिहाइड में कम होती है, जिसमें केवल एक ही ऐसा प्रतिस्थापी उपस्थित है। यानी एल्डिहाइड में तो एक ही है लेकिन कीटोन में दोनों हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि कीटोन में उपस्थित दो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति को एल्डिहाइड की तुलना में कम कर देते हैं। यानी कीटोन के अंदर R है, वो इसकी प्रकृति जो जुड़ने की प्रकृति है, नाभिक स्नेही योगात्मक की प्रकृति, वो कम कर देते हैं कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड ऐसा नहीं कर पाते पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता के क्रम में घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, फिर कम किसकी होगी? तो अभी देखा कि जिन पर छोटे समूह लगे हुए हों वो क्या होगा? सबसे ज्यादा क्रियाशील। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा HCHO। इसके बाद में कम क्रियाशील कौन सा होगा? जिसपे एक समूह लगा हुआ हो बड़ा, यानी CH3CHO। और सबसे कम क्रियाशील जिसपे दोनों समूह बड़े लगे हुए हों, CH3CH3O। ये कीटोन, ये सबसे कम क्रियाशील है, ये इनका घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉल तथा प्रोपेनेल तथा प्रोपेनोन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त टोलन अभिकर्मक को समझाइए कि टोलन अभिकर्मक इन दोनों में कैसे विभेद करता है। तो ये आ गया टोलन अभिकर्मक की क्रिया की। एक एल्डिहाइड है तो टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या देता है? कार्बोक्सिलेट आयन देता है और रजत दर्पण, यानी एक रजत दर्पण फिल्म बनती है, जिसके कारण इसका परीक्षण हमें पहचान में आता है कि ये एल्डिहाइड समूह है या फिर कीटोन समूह। तो एल्डिहाइड समूह इस परीक्षण को देते हैं, एल्डिहाइड इस परीक्षण को देते हैं, लेकिन कीटोन हैं वो नहीं देते। कीटोन इस परीक्षण को नहीं देते, यानी जो टोलन अभिकर्मक है इससे ऑक्सीकृत नहीं होते कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड होते हैं। तो सबसे पहले प्रोपेनॉल यानी प्रोपेन बनाना है और उस पे एल यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3CH2CHO। ये है प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल यानी CH3CH3 और इस पे O। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। ये जब ऑक्सीकृत करवाएंगे इसको टोलन अभिकर्मक की उपस्थिति में, टोलन अभिकर्मक लेंगे तो ये क्या बनाएगा? CH3CH2COO- कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा और ये रिएक्शन देगा। लेकिन ये रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि
तोलन अभिकर्मक इसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है और ये परीक्षण नहीं देगा, नो रिएक्शन। तो तोलन अभिकर्मक इन दोनों के परीक्षण में काम लिया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड इसका परीक्षण देते हैं, कीटोन नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परीक्षण द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में कैसे विभेद करेंगे? वहीं एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे विभेद करेंगे? एल्डिहाइड क्या होगा, एक परीक्षण तो कर लिया, एल्डिहाइड तोलन अभिकर्मक से क्रिया करवाएंगे या फिर किससे करवाएं? तोलन या फिर फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग परीक्षण जो करवाया जाता है, अभिकर्मक से क्रिया करवाएं तो ये परीक्षण देते हैं और ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। यानी एल्डिहाइड इनका इन दोनों परीक्षणों को देता है, लेकिन कीटोन में ये दोनों परीक्षण ऊपर लिखे दोनों परीक्षण नो रिएक्शन, दोनों परीक्षण नहीं देता है। तो इस कारण ये दोनों के विभेद में काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से? तोलन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण। जब एल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण करना हो तो इन दोनों परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है, क्योंकि तोलन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित कर देते हैं लेकिन कीटोन को नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्बे विद्युत अपघटन की क्रियाविधि समझाइए। कोल्बे विद्युत अपघटन क्या होता है और कैसे होता है? देखो, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन, तो इससे किसका निर्माण होता है? दोनों जो एल्किल्स में वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक एल्केन का निर्माण करते हैं, एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोल्बे विद्युत अपघटन, और CO2 गैस निकलती है। इसकी क्रियाविधि पूछी है तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं। जैसे RCOO माइनस आयन, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? RCOO मुक्त मूलक प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये RCOO मुक्त मूलक, अब ये क्या करेगा? CO2 बाहर निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इस बंध के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक समास विखंडन होगा। समास विखंडन से क्या हो गया? अणु मुक्त मूलक का निर्माण, एल्किल मुक्त मूलक प्लस CO2 बाहर। अब एल्किल मुक्त मूलक है, वो दो एल्किल मुक्त मूलक आपस में जुड़ के हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे। ये है इसकी क्रियाविधि कोल्बे विद्युत अपघटन की। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि एल्डोल संघनन की क्रियाविधि समझाइए कि एल्डोल संघनन क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो एल्डोल संघनन की खास बात यह है कि जिन एल्डिहाइड एवं कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखना है अल्फा, जिनमें एक अल्फा हाइड्रोजन हो सिर्फ वही देते हैं, और वे तनुसार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको एल्डोल बोलते हैं, अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रदान करते हैं। यानी एल्डिहाइड देंगे एल्डोल और कीटोन देंगे कीटोन। ये अभिक्रिया है। नीचे अभिक्रिया लिखी हुई है कि एथेनॉल, एक एथेनॉल ये, और तनुसार की उपस्थिति में एथेनॉल में यहाँ पे क्या है? ये अल्फा हाइड्रोजन एक है, एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ये बनाएंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी एल्डोल, और उसके बाद में एल्डोल संघनन उत्पाद बना देंगे। आपको सीधा क्या करना है कि दो मॉलिक्यूल लेने, CH3CHO, और दूसरा भी सेम लिख देना है, CH3CHO। अब इन दोनों की यहाँ से ऑक्सीजन और इससे जो अल्फा कार्बन है उससे एक 2 हाइड्रोजन निकाल के और ये बना के लिख देने हैं। और उत्पाद क्या लिखना है? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, सेम उत्पाद, ऐसे करवा के लिख देने। ये होती है रिएक्शन। नेक्स्ट, एसीटोन से मेसिटिल ऑक्साइड बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए।
अब एसीटोन से मेसिटिल ऑक्साइड बनाना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेसिटिल ऑक्साइड क्या होता है। तो देखते हैं CH3 CHO और मेसिटिल ऑक्साइड बनाना है, मेसिटिल ऑक्साइड लिख देते हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। ये अभिक्रिया बिल्कुल अभी जो की है एल्डोल संघनन बिल्कुल वैसी लग रही है। एसीटोन लिखना है, यहाँ पे मैंने एसिटैल्डिहाइड कर दिया, एसीटोन CH3, ये है एसीटोन। ये बिल्कुल अभिक्रिया एकदम केनीज जो अभी अभी अभिक्रिया की है एल्डोल संघनन बिल्कुल वैसी लग रही है। यानी ये लेके अगर हम जो क्षार है उससे क्रिया करवाएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो ये हमें उत्पाद मेसिटिल बन जाएगा। ये है मेसिटिल। मेसिटिल आपको पता होना चाहिए कि मेसिटिल क्या है। तो ये अभिक्रिया 2 मॉलिक्यूल लेंगे प्रोपेनॉन के, प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन, और क्या करवाएंगे, ये है एसीटोन, और क्या करवाएंगे इसकी अभिक्रिया एक क्षार से, और ये हमें मेसिटिल प्राप्त होगा, मेसिटिल ऑक्साइड। नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है। देखते हैं। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, जिनमें होता है वो एल्डोल संघनन देते हैं, और जिनमें नहीं होता वो कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। ये याद रखना। शांत क्षार की उपस्थिति में सब ऑक्सीकरण एवं अपचयन हो जाते हैं। यानी एल्डिहाइड एक का तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, एक का हो जाएगा अपचयन, जिसको असमानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के एक अणु का अल्कोहल और एक अणु अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। कैसे? जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये सांद्र क्षार की उपस्थिति में एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल में बदल जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल पोटेशियम फॉर्मेट यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। ये है कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट है कि उस अभिक्रिया, उस क्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल एवं फॉर्मेट पोटेशियम फॉर्मेट एक साथ बनते हैं। ये बोल रहा है कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना रहा है, CH3OH प्लस HCOO माइनस K। ये दोनों बनते हैं, उनका एक नाम भी लिखना है और उसकी अभिक्रिया भी करनी है। अभी थोड़ी देर पहले जो अभिक्रिया की थी बिल्कुल यही है। फॉर्मेल्डिहाइड से हमें ये बना है और यही इसने पूछा है, यानी कैनिजारो अभिक्रिया करवानी है, कैनिजारो रिएक्शन। सेम रिएक्शन कैनिजारो, सांद्र क्षार की उपस्थिति में KOH की उपस्थिति में करवा दो और ये रिएक्शन हो जाएगी, असमानुपातन अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी है? फर्स्ट अभिक्रिया को बोलते हैं एल्कीकरण की। जो अभिक्रिया है एल्कीलीकरण की, उसमें क्या होता है, निर्जल AlCl3 इससे क्या निकाल लेगा, Cl माइनस इस तरफ, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण में ये अटैक किस पे करेगा, बेंजीन पे, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन, और इससे किस क्या जुड़ा हुआ है, और आगे C6H5 यानी फिर से बेंजीन। तो ये क्या बना दिया, एसीटोफिनोन। ये बन जाएगा पहली इस अभिक्रिया का उत्पाद। नेक्स्ट है कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी P2O5 की उपस्थिति में करवानी है अभिक्रिया और इसको गर्म करना है। तो ये इस अभिक्रिया में एनहाइड्राइड का निर्माण होगा, CH3COO, इन दोनों का एक का H एक का OH निकल के एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा, CH3। नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया करवानी है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो ये क्या करवाएगा, अपचयन करवाएगा, ये अपचयन करवाएगा और किस में बदल देगा, जो अल्कोहल है उसमें बदल देगा। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो 2 कार्बन पे अल्कोहल में बदल देना है, अपचयन। और ये है कौन सी अभिक्रिया है, ये है सेमी कार्बेजॉइड, सेमी कार्बेजॉइड। सेमी कार्बेजॉइड का इसका 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल निकाल देगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, सेमी कार्बेजॉन, CH3CH डबल बॉन्ड NH
CnH2, ये बोलते हैं सेमी कार्बेजोन, कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए, उनके मुख्य उत्पाद लिखिए कि इनका मुख्य उत्पाद क्या होगा। पहली अभिक्रिया है अल्कोहल की पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से अभिक्रिया करवानी है, तो इसका उत्पाद क्या होगा। ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। दुर्बल ऑक्सीकारक क्या करेगा, इसको अल्कोहल से एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में परिवर्तित करके छोड़ देगा। तो दो इस समूह को क्या कर देगा, ये एल्डिहाइड में बदल देगा, RCHO, ये बन गया एल्डिहाइड। नेक्स्ट है ये रिएक्शन, इसमें क्या है, लेड और PaSO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाना है, हाइड्रोजन H2 जोड़ना है, इस पे हाइड्रोजन जोड़ना है इस पे। तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, इसको बोलते हैं रोजेमुंड अपचयन, रोजेमुंड अपचयन, रोजेमुंड अपचयन बोलते हैं। और इसमें उत्पाद क्या होता है, ये HCl बाहर निकल जाता है प्लस HCl, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ये भी बन गया एल्डिहाइड। रोजेमुंड अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया है जिसमें ZnHg यानी अम्लगत जिंक और HCl, सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये भी क्या करेगा, अपचयन करवाएगा। और इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया है, क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो क्लीमेंशन अपचयन के दौरान किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ऐसा ही इसी में ये ऑक्सीजन निकाल देना है, इस पे जगह हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, तो CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दो और जोड़ दिए तो CH3, ये क्या बन गई, एथेन, एथेन का निर्माण हो गया। ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मन में कुछ भी सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो आती रहेगी, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।